हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज का यह वीडियो हम लेकर आए हैं आप सबके लिए संस्कृत का। संस्कृत सब्जेक्ट में पहला पाठ जो है हम लोगों ने अच्छी तरह से समाप्त कर लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का ही दूसरा पाठ, संस्कृत का ही दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को जुड़िए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और वो वीडियो के नीचे जो दिख रहा है ना, हाँ हाँ वही, वो सब्सक्राइब वाला बटन सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो चलिए, आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है संस्कृत का दूसरा पाठ। तो चलिए आप सब बताइए, दूसरे पाठ का क्या नाम है। दूसरे पाठ का नाम क्या है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वैभवम। क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम मतलब कि अपनी जो राजधानी है बिहार की पुण्य भूमि जो पटना है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बारे में मतलब जितना भी कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि इसकी जो प्रसिद्धि है, जिसके चलते ये विख्यात है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ की जो औद्योगिक क्षेत्र है, धार्मिक स्थान है, जिसकी वजह से पटना जो है फेमस हुआ है, विश्व विख्यात है। आज हम लोग पटना के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम हम आप सबको बता दें कि पाटलिपुत्र वैभवम है और यह एक निबंध के रूप में है। किस रूप में है? निबंध के रूप में। अब यहां से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखते चलेंगे कि इस पाठ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कहां कहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस पाठ से, वो सब भी हम लोग नोट करते चलेंगे। तो आइए बिना देर के ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा पाठ है अपना, संस्कृत का दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो पटना के बारे में जितनी भी विशेषताएं हैं इसी को हम लोग को पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं पाठ का परिचय। इस पाठ में क्या है, पाठ का परिचय देख लेते हैं। हमने बताया कि जो बिहार की राजधानी है पटना, इसके विशेषता के बारे में पढ़ना है। तो यही लिखा हुआ है कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है, मतलब कि दर्शाया गया है, निरूपित किया गया है। और साथ ही ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी, आधुनिक राजधानी का मतलब हुआ कि अभी जो फिलहाल में हमारी राजधानी है पटना है, और इसके बारे में इसके प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है, इसके प्रसिद्ध स्थलों को भी दर्शाया गया है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य की जो है, बिहार राज्य की राजधानी शहर पटना, जो कि सभी कालों से, सभी समयों से क्या है, महत्वपूर्ण है और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमेशा से गौरवशाली रहा है, महत्वशाली रहा है। ठीक है ना। अस्य इतिहास, इसका जो इतिहास है, किसका इतिहास? बिहार का है, बिहार की जो राजधानी है पटना का। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित, मतलब कि लगभग 2500 वर्षों। यहाँ पर दिया गया है सार्ध, मतलब सार्ध का मतलब होता है सार्ध सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है 100। ठीक है, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्षों परिमित, मतलब कि 2500 वर्षों, 2500 वर्षों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2500 वर्षों से रहा है। इसका जो प्राचीन है, जो प्राचीन महत्व है 2500 वर्षों से, लगभग 2500 वर्षों से रहा है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानकर्षणम। ठीक है ना। अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र भी विशेषण और आकर्षण का कारण बनते हैं। इसका हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यह धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक करते हैं। हमारे जो बिहार की भूमि पटना है, यहाँ पर धार्मिक स्थल भी ऐसे ऐसे हैं जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ की राजनीतिक क्षेत्र भी है, औद्योगिक क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वशाली रहा है और वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदेशिक यात्रिणा मेगास्थनिज फहयान युवेन सांग इतिंग प्रभृत पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्व
स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी यात्री थे, विदेशी यात्री भी जब प्राचीन समय में जब भारत आए थे तो बिहार में भी आए थे, पटना में भी आए थे। तो कौन कौन आए थे देखिए, विदेशी यात्री मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा मेगास्थनीज। इसके बाद फहयान आए थे, ह्यूएनसांग आए थे और इत्सिंग भी आए थे, ठीक है ना, इत्सिंग भी आए थे। और जब इन्होंने बिहार का भ्रमण किया, पटना को देखा, तो ये सब अपने अपने ग्रंथों में इसका विशेष रूप से वर्णन किया है, ठीक है। यही कहना चाहता है कवि, पाठेस्मिन पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचयो वर्तते। जो इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में विशेषता है, पाटलिपुत्र मतलब पटना की जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बात की जा रही है और इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए इसका हिंदी देख लीजिए, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फयान, ह्यूएनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। अब है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम नुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। जो पटना है कहाँ बसा हुआ है? जो प्राचीन काल से जो पटना है, नगर मतलब होता है शहर, जो पटना है वो कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। भारत के जो बिहार है, बिहार की राजधानी जो पटना है, और पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। इसका मतलब यही हुआ कि एक विचित्र महानगर है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जानते हैं संस्कृत का ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं और आपको हिंदी में ही उसका जवाब देना होता है। और कुछ मतलब 10% लगभग जो आते हैं संस्कृत में आता है प्रश्न। इसके बाद 90% जो है टोटल हिंदी में प्रश्न आता है और उसका जवाब भी हिंदी में ही देना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पटना है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग कहिएगा कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तद विषयो दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनी मताख्य काव्य कथयति। और इसका जो वर्णन किया है दामोदर गुप्त नामक एक कवि थे और इनके जो काव्य थे कूटनी मताख्य, काव्य का नाम कूटनी मताख्य। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दामोदर गुप्त के काव्य का क्या नाम था? कूटनी मताख्य। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कूटनी मताख्य काव्य जो है किसका है? तो दामोदर गुप्त नामक कवि का है। काव्य कथयति प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी, प्राचीन जो भारतीय नगर है, भारत के जितने भी नगर हैं उसमें अग्रणी सबसे आगे रहने वाला पटना है। और सबसे अग्रणी पटना जो है क्या है? गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। गंगा के किनारे एक विचित्र महानगर बसा हुआ है जो कि आधुनिक युग में इसे पटना के नाम से जानते हैं। जो इतिहास में पहले प्राचीन में पाटलिपुत्र उसका नाम था, आज के युग में उसे पटना के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनी मताख्य काव्य में कहा है कि अब क्या कहा है ये आइए देखते हैं हम लोग। अस्थि महित लती कलंक सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर, जो पृथ्वी पर पटना नामक पाटलिपुत्र नामक जो शहर है, जो नगर है, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली, शिक्षा के दृष्टि से भी और वैभव के दृष्टि से भी अति गौरवशाली, इंद्रलोक के समान है। पटना को क्या दर्शाया है? दामोदर गुप्त ने क्या कहा? पटना को किसके समान कहा? इंद्रलोक के समान कहा, जो शिक्षा की दृष्टि से भी है और वैभव की दृष्टि से भी है और अति गौरवशाली, मतलब बहुत गौरवशाली। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम लोग बिहार से हैं और वही राजधानी पटना है जिसके बारे में दामोदर गुप्त ने इंद्रलोक कहा है। किसको इंद्रलोक कहा है? दामोदर गुप्त ने किसे इंद्रलोक की उपाधि दी है? पटना शहर की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। इतिहासे श्रूयते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहिकृत्व समागतः तेन कथितमासीत् यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतां भविष्यति।
इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। जो इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में भी सुना जाता है, हम लोग सुने हैं कि जो महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध के समय, अब बताइए महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता है, तो महात्मा बुद्ध के समय जो गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक एक गांव अवस्थित था, ग्राम मतलब होता है गांव, गांव अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए हुए थे। भगवान बुद्ध कई बार कहाँ आए हुए थे? पाटलिपुत्र, पटना में आए हुए थे। उनके द्वारा कहा गया था, किनके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा और महात्मा बुद्ध पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि ये जो गांव है ना पाटलिपुत्र नामक, ये पाटलिपुत्र नामक जो गांव है आगे चल के एक महानगर का रूप ले लेगा और महानगर होगा आगे चल के। और लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। और महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा है कि आगे चल के बड़ा महानगर तो होगा लेकिन लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहेंगे, वहां पे बाढ़ भी हमेशा आते रहेंगे, आग लगी भी आते रहेंगे और इसका भय हमेशा पटना में बना रहेगा। जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पटना में बाढ़ भी आ जाती है या आग लगी भी हो जाती है या फिर लड़ाई झगड़ा तो आम बात है। लड़ाई झगड़ा तो हमेशा देखने को मिलेगा, मारपीट होता रहेगा क्योंकि एक से बढ़कर एक डॉन बसे हुए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कालांतरण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धित यूनान राजदूत मेगास्थनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति अस्य वैभवम प्रिय दर्शनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। बाद में यही पाटली ग्राम पहले क्या था? पाटली ग्राम, पाटलिपुत्र क्या था? एक गांव का रूप था। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन की बात की जाए तो पटना एक गांव का रूप था, आज एक महानगर का रूप ले लिया है। तो पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। अगर पूछा जाए कि पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी, शोभा तथा रक्षा व्यवस्था थी, उत्तम थी, किसके समय काल में, किसके समकालीन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनिज ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। और इस रक्षा व्यवस्था की, शोभा व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? मेगास्थनिज। मेगास्थनिज कौन थे? यूनान के राजदूत थे। मेगास्थनिज कौन थे? यूनान के राजदूत मेगास्थनिज ने अपने आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। ठीक है, इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी और जब अशोक का समय आया तो अशोक के समय में और ही अधिक थी। ठीक है, और ही महत्वपूर्ण होता गया। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती आ रही है। बहुत प्राचीन समय से ही जो पटना की है वो क्या? पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती आ रही है। आप सबको पता होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें विदेशी लोग भी पढ़ने आते थे, तो पहले ये जो था ना, बिहार के अलग अलग जिला में बटे हुए हैं, अलग अलग प्रखंड में बटे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले राज्यों में जब नहीं बटा था तो पहले एक राज्य हुआ करता था। आप लोग कहानी पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे आज के युग में देखा जाए तो भारत के 29 राज्य हैं, तो इस तरह से पहले नहीं बटा हुआ था। पहले जो राजा राज करते थे ना, उनका गढ़ होता था कि ये यहाँ से यहाँ तक ये राज्य इस राजा का है, तो पहले ऐसे चलता था। तो उस समय भी जो शिक्षा परंपरा थी उसी समय से चलती आ रही है, प्राचीन समय से चलती आ रही है। जो विदेशी लोग थे वो भी बिहार में, पटना में पढ़ने के लिए आ रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे थे। यह राजशेखर नामक कवि ने
यह बात राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। आदर पूर्वक वर्णन किया है मतलब कि इज्जत के साथ, आदर के साथ इसका वर्णन किया है। मतलब कि पटना की जितनी भी बड़ाई है, गौरव बातें हैं, गर्व वाली बात हैं, सब उसने अपनी कवि किसमें लिखा? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा। ठीक है, याद रहेगा। राजशेखर की जो ग्रंथ है उसका नाम क्या? राजशेखर की जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? काव्य मीमांसा। याद रखिएगा, राजशेखर की जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य मीमांसा। और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का बुक कौन था? दामोदर गुप्त का, दामोदर गुप्त का कौन था? कूटनी मताख्य। ये दुगो इंपोर्टेंट है, दामोदर गुप्त का कूटनी मताख्य और राजशेखर का कौन था? राजशेखर का काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, यहाँ पर दो ग्रंथ मिले और दोनों के अलग अलग लेखक मिले। ठीक है ना, तो इसको याद रखना जरूरी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। अत्रो पर्वस्य अत्रो परवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंग लाभिह यंज्ञानी ययानी वर वररुचिप्तम जलि इह परीक्षिता ख्याति ख्याति पजगमु। ठीक है, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याणी वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। ख्याति पाई मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विख्यात हुए। क्या? विख्यात हुए। ठीक है, ख्याति का मतलब ये हुआ कि विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर वर्ष उपवर्ष मतलब समय समय पर पाणिनि भी यहाँ पर आ चुके हैं, पिंगल भी आ चुके हैं, व्याणी भी आ चुके हैं, वररुचि पतंजलि आदि लोग ज्ञान का विस्तार किया, यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है ना, और यहाँ पर विख्यात भी हुए हैं ये लोग। कतिपयेषु प्राचीनम संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुमुत्पादनम भवति स्म। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्या मिलता है इतिहास में पढ़ने पर? जो प्राचीन ग्रंथ हैं इतिहास है, उनको पढ़ने से पटना के कुछ अलग नाम भी मिलते हैं। पहले पटना के कुछ अलग नाम भी पढ़ने को मिलते हैं, जैसे पुष्पपुर। अगर पूछा जाए कि पुष्पपुर किस राजधानी का नाम है, किस शहर का नाम है, तो याद रखिएगा पटना का ही नाम है पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर। कुसुमपुर भी पटना का ही नाम है। ठीक है ना, कुसुमपुर भी पटना का ही नाम है और पुष्पपुर भी पटना का ही नाम है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था और इस नाम से ही पता चलता था। पुष्प मतलब होता है फूल, कुसुम का मतलब ही होता है फूल। ठीक है, तो इस नाम से ही पता चलता था कि जो इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। ठीक है ना, इस नगर के समीप, नगर के पास में फूलों के उत्पादन अधिक होते थे। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुपुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलित शरत काले नगरे अस्मिनः कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा वसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। पाटलिपुत्र किस फूल के आधार पर रखा गया है? पाटलिपुत्र का जो नाम है किस फूल के आधार पर रखा गया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुलाब के फूल जो है ना, गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। और ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। किस रचना में वर्णित है? पुतलिका रचना में। पुतलिका रचना में क्या वर्णित है कि गुलाब के फूलों का आश्रय लेकर पाटलिपुत्र शब्द जो है वो रखा गया है।
गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव, शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आप सब कहिएगा कौमुदी महोत्सव। ठीक है, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कौमुदी महोत्सव। क्या? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, जो कि अति प्रचलित, मतलब बहुत प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस अवसर पर लोग क्या करते थे? बहुत खुश रहते थे। अति प्रसन्न मतलब बहुत खुश रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। और आज के समय की बात की जाए तो आज के समय में दुर्गा पूजा के समय में वही दृश्य देखने को मिलता है जो कौमुदी महोत्सव में देखने को मिलता था। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासन काल में कौन सी पूजा प्रसिद्ध थी? कौन सी पूजा प्रसिद्ध थी? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में। और आज के युग में कौन सी ऐसी पूजा है जिसमें कि वह दृश्य देखने को मिलता है, कौमुदी महोत्सव से मिलता जुलता है? तो आप सब कहिएगा दुर्गा पूजा। ठीक है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3-4 बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णत्रा मनवभूतम तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः आग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूतरा विकासो जातः। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। समय परिवर्तन के कारण, समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो समय के परिवर्तन के कारण जो पाटलिपुत्र है, कहाँ कितना पीछे रह गया है? 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र बहुत पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। किस जो पाटलिपुत्र है 1000 वर्षों तक पिछड़ा था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुद्रा राक्षस नाटक में इस बात की जानकारी मिलती है कि मध्यकाल में समय परिवर्तन के कारण जो पटना था 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। अब बताइए पटना का जो है विकास या पाटलिपुत्र का विकास किस शासन काल में, किस वंश में हुआ? तो मुगल शासन काल में पटना का विकास हुआ। ठीक है, मुगल शासन काल में पटना का विकास अधिक हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। तो आप सब कह सकते हैं कि पटना का विकास जो है, पटना का जो विकास है वह किसके शासन काल में विकसित हुआ? मुगल वंश में और अंग्रेजों के शासन काल में। मुगल के शासन काल में और अंग्रेजों के शासन काल में पटना जो है अधिक विकसित हुआ। ठीक है, पटना ने बहुत विकास किया। अब देखिए, नगर मिदम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध मगात अयम च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। अब देखिए, पटना की अगर बात हो रही है और उसमें पटन देवी का नाम न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि पटना की जो सबसे महत्वपूर्ण और महत्वशाली गौरवशाली जो धार्मिक स्थान है वो पटन देवी का है। ठीक है, तो पटना की जब बात हो रही है तो पटन देवी का भी जिक्र होना जाहिर सी बात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नगर है मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। कब? पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा, किस काल में पड़ा? मध्यकाल में। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रचलित हुआ? मध्यकाल में। और यह शब्द पतन शब्द से बना है। यह शब्द जो है पतन शब्द से बना हुआ है। पतन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, और पतन शब्द से पटना का नाम रखा गया है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली
पटन देवी आज भी पूजी जाती है। जो पटना नगर की है, पटना नगर की पालन और रक्षा करती है कौन? पटन देवी, जो कि आज भी पूजी जाती है। पटना की रक्षा करने वाली कुल देवी पटन देवी, ठीक है। पटना की रक्षा कौन करती है? पटन देवी करती है, ठीक है ना। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते, बिहारस्य राजधानी चस्ति, अनुदिन नगरस्य विस्तार भवति अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मायमानो वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। जो पटना है अति विशाल, जो है कहाँ की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है। आप सबको पता है बिहार राज्य की राजधानी पटना है, और पटना जो है बहुत ही विशाल नगर है, महानगर है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है और दिन पर दिन उसमें विकास होता ही जा रहा है। पटना का विकास होता ही जा रहा है, दिन पर दिन और भी विकास होता जा रहा है, और दिन पर दिन और भी पटना बड़ा होते चला जा रहा है, ठीक है, विकसित होते चला जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, पटना की जो है इस नगर की, यहाँ पर इस नगर का मतलब पटना हुआ, पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। गांधी सेतु जो है एशिया का सबसे लंबा पुल है, और गांधी सेतु कहाँ बना हुआ है? पटना में बना हुआ है। और रेल पुल का निर्माण हो रहा है, और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। कहाँ? पटना में। तो आप सब पटना के बारे में ये सब जानते हैं। पटना के बारे में लगभग आप लोगों को क्या बताना है? आप लोग तो खुद पटना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जितना इस किताब में लिखा हुआ है उससे कहीं अधिक पटना के बारे में सब लोग जानते हैं। पटन देवी के बारे में जानते हैं, गांधी सेतु के बारे में जानते हैं, या फिर पटना के अनेक जो धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में जानते हैं। पटना का गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, ये सब क्या है? मशहूर है, और विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। नगरे अस्मिन उत्कृष्टम संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दश मगुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र देश्यास्य तीर्थयात्रिणे दर्शनार्थ मायन्यति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान का मतलब चिड़ियाघर, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। पटना के किन्हीं 5 दर्शनीय स्थलों का नाम बताइए आप लोग, बताइए। यहाँ पर दिया गया है दर्शनीय स्थल, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष। मौर्यकालिक अवशेष का मतलब हुआ है कि मौर्य काल जो है, मौर्य काल के कुछ अवशेष हैं उसको संग्रहित करके रखा गया है। इसके बाद महावीर मंदिर भी जो पटना का है वो भी फेमस है। आदि दर्शनीय स्थल हैं, मतलब दर्शन करने योग्य स्थल हैं पटना में। अगर आप कभी जाइएगा पटना घूमने तो इन सब स्थलों का जरूर दर्शन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह सब दर्शन करने योग्य स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अब आप लोग देखिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, जो कि आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, और गुरुद्वारा भी वहां का बहुत ही फेमस है, मशहूर है।
यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। जो विभिन्न देश हैं हमारे, अलग अलग देश के विदेशी भी आते हैं यहाँ पर पटना घूमने के लिए और इन सब जगहों स्थलों का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो सोचिए हमारा जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, कितना फेमस है, कितना प्रसिद्ध है। चलिए, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नर्मिदम महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से मतलब घूमने वाला जगहों में से पटना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं दर्शन करने योग्य, घूमने योग्य, पर्यटन स्थल भी पटना में बहुत सारे हैं। तो आप लोग अगर कभी भी जाइएगा तो जरूर उस जगह को घूमिएगा। तो ये रही आज की क्लास। संस्कृत का दूसरा पाठ यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे इसके संबंधित, इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसको हम एक अलग से क्लास लेकर के करा देंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग से करा देंगे। इसके बाद हम लोग आपको बताए हैं कि जो क्लास चल रहा है इसमें बीच बीच में हम लोग ग्रामर भी लेते चलेंगे, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ते चलेंगे। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो या क्लास अगर पसंद आया है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। अगर आप नए इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, खासकर एक बात, ये क्लास जो है, इस क्लास का जितना भी ये संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत वाक्य है, इसका पूरा हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है। अगर ये सब आप लोग पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करके वहां से सारे क्लासेस, जितने भी क्लास प्रोवाइड हो रहे हैं उन सबके पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।